Hello everyone, this is 10th class science, physics, electricity chapter, and this is the last topic of electricity chapter, that is heating effect of current. This is the last video of this chapter. Firstly, you should know that there are some effects produced by electric current, and these effects are heating effect, magnetic effect and chemical effect. इलेक्ट्रिकल करंट जब भी किसी डिवाइस में से फ्लो करता है तो उसकी वजह से 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से। एक तो डिवाइस गर्म हो जाती है, आपने बहुत बारी देखा होगा, आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं तो वो हीट हो जाती है, उसमें गर्माश आ जाती है, हीट निकलने लगती है, गर्म हो जाती है वो। उसका रीज़न होता है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, जो कि रुकावटें प्रोड्यूस करते, एक फ्रिक्शन की तरह काम करता है। जैसे अगर हम अपने हाथों को भी रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे हाथ एक दूसरे के लिए रुकावट का काम कर रहा है, स्मूथ सरफेस नहीं दे रहे, रफ दे रहे हैं, फ्रिक्शन का वर्क करते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ गर्म भी हो जाते हैं जब हम रब करते हैं। तो ये एनर्जी क्या है, जो फ्रिक्शन की वजह से हमने फोर्स लगाया ना, वो फोर्स कहीं ना कहीं हीट एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलर केस होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से अप्लायंस गर्म हो जाती है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आप किसी वायर जिसको आपने ऑन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, उसके पास अगर आप चुंबक लेके जाते हैं, चुंबक नहीं तो आप मेटल लेके जाते हैं, तो वो एक चुंबक की तरह काम करती है, वो अपनी तरफ मेटल को अट्रैक्ट करती है। हालांकि उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक कंपास जो कि काम आती है देखने के लिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, यहाँ पर कोई चुंबक है या नहीं, सो वो काम यहाँ पर नीडल देखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी किसी भी वायर में, किसी भी अप्लायंस में जिसमें करंट फ्लो होता है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इफेक्ट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या हो जाता है, अगर आप किसी डिवाइस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हैं तो उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। एग्जांपल के लिए वाटर को आप क्या कर सकते हैं, केमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके केमिकल इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। So in this chapter we are going to discuss only about the heating effect of electric current. In the next chapter we will discuss about the magnetic effect of electrical current, and chemical effect will be discussed in the 11th or 12th classes. So let us move to our topic, heating effect of electrical current. When electric current is passed through a high resistance wire, जब भी किसी ज़्यादा रुकावट वाली वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर है उसके अंदर से अगर आप करंट को पास करवाते हैं तो रेजिस्टेंस वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हीट निकलती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट हमें कहाँ से मिला, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो हम फ्रिक्शन के टाइम पर, फ्रिक्शन में आप मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। उसी तरीके से जब करंट फ्लो होता है किसी रेजिस्टेंस वायर में से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रोल है रेजिस्टेंस का वो बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कि फ्रिक्शन का रोल होता है मैकेनिक्स में। सो अब हम इन्हीं को ड्राइव करेंगे कुछ रिलेशंस को इसका यूज़ करते हुए कि हीटिंग इफेक्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट के रिलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में हम इसका कैसे यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए आपको फर्स्टली पता होना चाहिए W क्या था। आपने ऑलरेडी स्टडी किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि वन यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। सो W क्या हो गया, V मल्टीप्लाई में Q। फर्स्ट वन इज दिस, I क्या था, Q अपॉन में T, तो Q आ गया I मल्टीप्लाई में T। नेक्स्ट V इज इक्वल्स टू IR, ये आपके पास फॉर्मूला है। नाउ W जो है वो किसके इक्वल है, VQ के। V की जगह आप IR लिख सकते हैं IRQ के, और I की जगह यहाँ से IRQ, IRQ की जगह हम लिख सकते हैं IT इस फॉर्मूले से।
सो आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू वर्क डन किसके इक्वल आ गया, आई स्क्वायर आर टी। और ये वर्क डन है क्या, ये वर्क डन क्या था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है उसे ही तो कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो हीट एनर्जी किसके इक्वल, सो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और वर्क डन क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यानी हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, आई स्क्वायर आर टी। जितना की वर्क डन हुआ, जितनी की एनर्जी कंज्यूम हुई, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो गई। इसे कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस्ड किसी भी वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई स्क्वायर आर टी है ना, दैट मीन्स एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, दैट मीन्स अगर आप करंट को करते हैं डबल, तो उसका डबल का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 टाइम्स कर दिया, पहले था 1, अब आपने उसे 2 कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, करंट को डबल करते ही हीट जो प्रोड्यूस होगी वो उसके स्क्वायर टाइम होगी, मतलब 4 टाइम हो जाएगी। अगर आप उसे हाफ कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगी, बिकॉज उसका स्क्वायर होता रहेगा। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल आयरन है, हीटर है, इन सब में रेजिस्टेंस ज़्यादा डाला जाता है ताकि करंट थोड़ा कम रहे, नहीं तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा डाला जाता है, इसी वजह से उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और रेजिस्टेंस हम ज़्यादा किस लिए भी डालते हैं, बिकॉज हमें आयरन है, प्रेस है जो इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस में हमें क्या चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मेश दे। वाटर हीटर है, वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मेश दे, हीट दे। तो हीट प्रोड्यूस हम कैसे करवाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस डाल के। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, आप पहले 1 ले रहे थे, अब 2 लेंगे तो हीट भी डबल हो जाएगी, इसे हाफ़ करेंगे तो ये हीट भी हाफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कितने टाइम तक आपने उस डिवाइस में से करंट को प्रोड्यूस पास आउट करवाया है। अगर आप टाइम पहले आपने सिर्फ 10 मिनट चलाया तो 10 मिनट में हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन अगर टाइम आप 20 मिनट कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हीट भी डबल हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हाफ़ करते हैं तो हाफ़ हो जाएगी। तो यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई स्क्वायर के, आर के और टी के, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और एनर्जी क्या था, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। और एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि सारी की सारी अप्लाइंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो सारी के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा ही बिजली वाला काम नहीं करती, सारी हीट ही हीट प्रोड्यूस कर देती है, तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उनकी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, जैसे जितनी भी उनके पास है, तो उसमें से आधे से ज़्यादा अमाउंट को तो हीट में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी है जो बहुत कम ही हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि बल्ब है, फ़ैन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा सा ही हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए बल्ब फैन इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते। जबकि इलेक्ट्रिकल आयरन है, हीटर है, गीज़र है, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, हमने उनको बनाया इस तरीके से, रेजिस्टेंस ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो वो अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं वहाँ, जबकि कुछ डिवाइसेस नहीं करती। तो सारी की सारी सेम से नहीं होती। सो इनके न्यूमेरिकल्स आप ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, की हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। फर्स्ट तो ये है कि हीटिंग इफेक्ट करंट का हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, जैसे हमने प्रेस इलेक्ट्रिकल आयरन में यूज़ किया, केटल में यूज़ करते हैं, टोस्टर, ओवन, जितनी भी गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमारे लिए ये हीटिंग इफेक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, बिकॉज हमें गर्माइश चाहिए। और हीटिंग इफेक्ट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस देते हैं। और हाई रेजिस्टेंस किससे देते हैं, हम आपको पहले भी एक बार क्लियर किया था कि क्या होते हैं, मेटल्स, जैसे आप डिवाइसेस में मेटल वायर यूज़ कर सकते हैं या फिर एलॉय। मेटल
प्योर कंडक्टर होते हैं, बहुत सारे करंट प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से क्या है रेजिस्टेंस कम होता है, रुकावटें कम तो हीट भी कम होगी। तो हमें तो क्या चाहिए, रुकावटें ज़्यादा चाहिए, इसीलिए आप क्या यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं। उन डिवाइसेस में मेनली नाइक्रोम यूज़ किया जाता है, जो 2-3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है मेटल और मेटल का। तो एलॉय हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं, जिसमें एलॉय क्या है, मिक्सचर है मेटल्स नॉन मेटल का, जिसकी वजह से काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये अप्लाइंसेस गर्म जल्दी हो जाती हैं, इनका हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल करंट का यूटिलाइज़ किया जाता है बल्ब में, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से लाइट प्रोड्यूस कर सके। बल्ब में क्या यूज़ किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट होती है, छोटी सी वायर आपने देखी होगी, वो टंगस्टन फिलामेंट है, जिसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और हीट जब भी ज़्यादा होती है तो वो आप जैसे किसी चीज़ को जलाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है ना, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से फिलामेंट जो है वो काफ़ी वाइट हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। तो बल्ब में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। नेक्स्ट, टंगस्टन मेटल क्यों यूज़ की जाती है, बिकॉज आप बल्ब को 2-3 डेज तक जैसे चला कर रखते हैं या फिर आप ऐसे भी चला के रखते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर उसका वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपने ऐसे मेटल यूज़ की है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, हीटिंग इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर बल्ब के अंदर चाहिए कि जो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी पिघले ना, मेल्ट ना हो। तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होता है, इससे पहले मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है। और हम जब बहुत टाइम तक भी चलाते हैं ना तो मैक्सिमम 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर ग्लो करता है जब बल्ब चल रहा होता है, तो इतना ही टेम्परेचर वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही है, कभी भी पिघलता नहीं है। सो हाई फ्लेक्सिबल है, एवोपरेशन रेट काफ़ी स्लो है, इसकी एवोपरेट नहीं होता कितना भी टेम्परेचर ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो है, बल्ब में हम क्या फिल करके रखते हैं, बल्ब में हम फिल करके रखते हैं ऑर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस, इनका मिक्सचर किया जाता है, जो कि अनरिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ही टंगस्टन फिलामेंट के साथ रिएक्ट करती, इसीलिए बल्ब काफ़ी टाइम तक भी रह जाता है, सही रहता है, ख़राब नहीं होता, फ्यूज़ नहीं होता, बिकॉज हमने ऐसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस ली होती हैं। और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो लाइट भी अच्छा ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाता है। नेक्स्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट करंट का यूटिलाइज़ किया जाता है फ्यूज़ में। फ्यूज़ जो आपके मेन स्विच के बाहर आप फ्यूज़ यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, हमारे घर की जितनी भी वायरिंग है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है उसको बचाने का काम करता है। फ्यूज़ क्या है, एक बहुत पतली और छोटी सी लेंथ की तार होती है, कॉपर वायर होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, बिल्कुल पिघल जाती है, बहुत कम है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर होने पर वो पिघल जाती है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये थिन फ्यूज़ वायर क्या है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, रुकावटें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है बजाय कि बाकी घर की वायरिंग से। इसीलिए जब एक ही दम से घर के बाहर से, जैसे हमारे तो मेन बोर्ड से सप्लाई आती है, बाहर के जो टावर्स वो लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, तो पोल्स से जब सप्लाई आती है वो तो सबके घरों में एक साथ आती है, तो वो जब सप्लाई आती है टोटली, अगर एक ही दम करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, करंट ज़्यादा हो जाने की वजह से, और इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। पिघल गई, खुद ब्रेक हो गई ना, उसने रास्ता रोक दिया तो सर्किट टूट जाता है, जिसकी वजह से अब करंट फ्लो नहीं करता और करंट बाकी घर के अप्लाइंस, घर के अंदर अच्छे से नहीं जा पाता, अप्लाइंस में नहीं जाता, बिकॉज मेन स्विच है फ्यूज़, तो वहीं से पूरे घर में जाता है, तो बाकी घर के अप्लाइंसेस में ज़्यादा करंट को नहीं जाने देता, उसको बचा देता है, नहीं तो वो डिवाइसेस भी ख़राब हो जाती है ज़्यादा करंट के वजह से। तो ये फ्यूज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।